हाय एवरीवन एंड वेलकम टू साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स क्लास 11 एंड 12। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अब हम इस चैनल पर इकोनॉमिक्स को भी कवर करेंगे। हम ऑलरेडी साइकोलॉजी क्लास 11 और 12 दोनों क्लासेस की कंप्लीट कर चुके हैं। अब इकोनॉमिक्स भी आपको यहाँ पर मिलेगी, इसीलिए इसका नाम साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स अब हो गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप जिस भी इकोनॉमिक स्टूडेंट को जानते हैं उसके साथ जरूर ये वीडियो को शेयर कर देना, ताकि और बच्चे भी सीख सकें और हम एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हो सकता है उन तक पहुंचा सकें। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आता है इकोनॉमिक सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? हम इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में जब तक नहीं पढ़ेंगे तो हमें कैसे समझ आएगा कि इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, उसकी क्या हालात थी। सो इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसके हिसाब से एक कंट्री की कॉमन प्रॉब्लम्स को डील किया जाता है, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करी जाती है। जैसे कि आपकी कंट्री की कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एटसेट्रा। ये सब चीजें आपने बेसिक पढ़ी हैं इकोनॉमिक्स में। तो जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं एक इकोनॉमी की, जिस तरीके से इकोनॉमी वर्क करेगी, कैसा उसका स्ट्रक्चर रहेगा, ये सारी चीजों को हम रेफर करते हैं हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, कि कैसा इकोनॉमिक सिस्टम है। इसके टाइप्स को समझने के बाद ये चीज और हमें क्लियरली समझ आ जाती है। जैसे कि तीन तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम हमारे होते हैं। एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, दूसरा होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि ये सारी जो हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमी की, वो मेजरली प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है। उन्हीं के ऊपर बेसिकली सारे राइट्स उन्हें दे दिए जाते हैं कि आप ही के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है वहां पर ये सारी राइट्स गवर्नमेंट अपने पास रखती है, गवर्नमेंट डिसाइड करवाती है, ज्यादातर चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं कि कैसे सब कुछ हमारी इकोनॉमी में होगा। और मिक्स्ड इकोनॉमी जो कि प्रैक्टिकली हर देश के अंदर फॉलो करी जाती है। आज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो पूरी तरीके से आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो या फिर आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी हो। कई बार एग्जांपल में बच्चे लिख भी देते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपने लिख दिया यूएस और सोशलिस्ट में लिख देते हैं चाइना, पर भैया ऐसा नहीं है। चाइना में भी ऐसा नहीं है कि सारी चीजें सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में, ऐसा नहीं। ना ही यूएस में सारी चीजें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में है। ये सारे सिस्टम के टाइप हमें थ्योरेटिकली बताए जाते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सारी चीजें, इन दिस all the resources are utilized by the private sector and all the economic activities are planned and organized by the private sector. There will be chances of high growth rate with low welfare in the society. Obviously ये चीज यहां पर होगी कि ग्रोथ रेट तो हाई होगा। ऐसी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जहां पर सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है? सिर्फ एक प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल कर रहा है, और प्राइवेट सेक्टर को क्या चाहिए? अपना प्रॉफिट चाहिए। तो ग्रोथ तो वहां पर होगी, पर वहां पर क्या नहीं होगा? वेलफेयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब सारी चीजें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही कंट्रोल कर रहा है, हर कोई बिजनेस माइंडेड होकर सोच रहा है, तो वेलफेयर का कौन सोचेगा? कौन ये सोचेगा कि बाकियों का भी भला हो जाए? कोई नहीं सोचेगा। तो वहां पर वेलफेयर कम होगा और ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं। इससे बिल्कुल उल्टा सोशलिस्ट में होता है। यहां पर हाई लेवल ऑफ वेलफेयर हो सकता है पर लो लेवल ऑफ ग्रोथ यहां पर रहती है, जहां पर सारी चीजें सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। तो इसीलिए दोनों ही ये चीजें प्रैक्टिकल नहीं है आज के हमारे टाइम में, और आज हर कंट्री में सिर्फ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम ही फॉलो किया जाता है। दोनों ही वहां पर होते हैं। हाँ, प्रपोर्शन अलग अलग हो सकता है। आप ये कह सकते हो कि किसी कंट्री में गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेरेंस है, किसी में प्राइवेट की ज्यादा है, पर है वो मिक्स्ड इकोनॉमी ही। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें किसी प्राइवेट के पास या किसी गवर्नमेंट के पास ही सारी रिसोर्सेज का हक है। ये बटा हुआ है दोनों ही सेक्टर्स में। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर इकोनॉमिक सिस्टम, और ये तीन तरीके के हो सकते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। तो आई होप अभी तक ये चीज हमें क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारे सामने आता है इकोनॉमिक प्लानिंग का टॉपिक। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग? प्लानिंग का क्या मतलब होता है? बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू प्लान्ड यूटिलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी टू अचीव सर्टेन प्री स्पेसिफाइड सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस तरीके से प्लान करेंगे अपनी स्टडी टाइम को, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि प्लानिंग यहां पर क्या है? सिंपली प्लानिंग का यहां पर क्या मतलब हुआ कि आप अपने टाइम को एलोकेट किस तरीके से करोगे, कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम दोगे ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ। दिस विल बी प्लानिंग अकॉर्डिंग टू यू।
ऐसे ही प्लानिंग इकोनॉमी के सेंस में क्या होगी कि हम किस तरीके से अपनी रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे, किस तरीके से एक यूटिलाइज करने वाले हैं हम प्लान्ड तरीके से अपनी रिसोर्सेज को एक पर्टिकुलर पीरियड, टाइम पीरियड के अंदर अंदर, ताकि हम ग्रोथ अचीव कर पाए। दिस इज प्लानिंग सिंपली फॉर इकोनॉमिक सेंस। तो यहां पर इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या मतलब है कि हम अपने प्लान्ड तरीके से रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, अवेलेबल जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ताकि हम सोशल और इकोनॉमिक जो भी हमारे एम्स हैं हमारे माइंड में, उन्हें अचीव कर पाए विद इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। दिस इज इकोनॉमिक प्लानिंग। उसके बाद द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन मार्च 1950, जिसमें प्राइम मिनिस्टर उनके हेड थे हमारे प्लानिंग कमीशन के। पर अब ये टॉपिक हमारा रेलिवेंट नहीं रहा है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो 1950 में यहां पर बनी थी, जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर थे, वो उसे अब रिप्लेस कर दिया गया है और 1 जनवरी 2015 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से नीति आयोग, आपने नाम सुना होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन एक नई बना दी गई है जिसने प्लानिंग कमीशन को अब सब्स्टिट्यूट कर लिया है। तो दिस इज सिंपली द टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, जिसमें आपको सिंपली इतनी सी चीज सिखाई जाती है, समझाई जाती है कि प्लानिंग का क्या मतलब होता है। सो प्लानिंग क्या है, किस तरीके से आप अपनी कंट्री के अंदर के अवेलेबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करोगे एक प्लान्ड वे में टू अचीव योर स्पेसिफिक गोल्स इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। दिस इज योर इकोनॉमिक प्लानिंग। अब उसके बाद अगला टॉपिक हमारे सामने आता है जो समझना अगेन जरूरी है बिफोर गोइंग टू दी मेजर टॉपिक्स ऑफ आवर चैप्टर, वो है प्लानिंग और प्लान ऑब्जेक्टिव के बीच के डिफरेंस को समझना। अब देखो, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा हम एग्जांपल यहां पर ले सकते हैं। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जो आपको ज्यादातर अपने आसपास हर गवर्नमेंट के पॉलिसीज में, हर गवर्नमेंट की जो भी भाषण होते हैं, जब आप अगर के आप किसी के भाषण सुनते होंगे, किसी भी पॉलिटिशियन के, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, तो जो सारी बातें हर पॉलिटिशियन करता है एटलीस्ट बिफोर इलेक्शन, वो सारी मेजर चीजें हमारी प्लानिंग के अंदर आ जाती हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल था, स्पेसिफिकली भी इसे समझ लेते हैं। तो क्या है ये प्लानिंग ऑब्जेक्टिव? These are the long-term objectives which are to be achieved over 15 to 20 years, जैसे कि ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी, पॉवर्टी को कम करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम इंडिया को ग्रो कर देंगे, इंडिया को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर जाएंगे, इक्विटी लाएंगे हम अपनी कंट्री के अंदर, पॉवर्टी को खत्म करने की कोशिश करेंगे, एंड सो ऑन। ये सारी चीजें प्लानिंग ऑब्जेक्टिव के अंदर आती हैं, बेसिकली जो लॉन्ग टर्म हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो बेसिकली दीज आर सम जनरल गोल्स, कुछ आम गोल्स ये होते हैं विच आर कॉमन इन ऑल दी 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं, ये यहां पर हमने देखा कि द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1951। 5 ईयर प्लान 1951 में लॉन्च हुआ था। तो 5 ईयर प्लान क्या होते हैं, ये उस समय पर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो बनाई गई थी वही इसे लॉन्च करवाती थी। तो 5 ईयर प्लान्स में बेसिकली अपनी कंट्री का अगले 5 सालों में हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं, वो 5 ईयर प्लान बनाए जाते थे। तो बेसिकली अब 1951 से लेके आगे के 5 सालों तक किस किस तरीके से हम अपनी कंट्री को के अंदर की जो रिसोर्सेज हैं उन्हें कहाँ कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं, कितना बजट किस चीज में हमारा जाएगा, क्या क्या चीजें हमारी मेजर फोकस में रहने वाली हैं, एग्रीकल्चर मेजर फोकस में रहेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर मेजर फोकस में रहेगा, एंड सो ऑन। ये सारी चीजें हमारी 5 साल के उस प्लान के अंदर होती थी, जिसका नाम होता है 5 ईयर प्लान। बेसिकली 5 साल, अगले 5 साल किस तरीके से किन किन चीजों पर गवर्नमेंट का फोकस रहने वाला है, वो सारी चीजें हमें 5 ईयर प्लान बताते थे। तो इन सभी 5 ईयर प्लान में ये कुछ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव कॉमन होते हैं। जैसे कि कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर ये नहीं होगा कि हम कोशिश करेंगे पॉवर्टी रिड्यूस करने की, हम कोशिश करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सके, हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है, मतलब कि जो लोग हैं हमारी कंट्री के अंदर, ह्यूमन कैपिटल का टॉपिक भी आगे समझेंगे हम, तो जो लोग हैं वो कैसे और ज्यादा बेटर हमारे लिए एक रिसोर्स बन सकते हैं, उन सारी चीजों पर फोकस करना, लोगों को एडुकेट करवाना, एंड सो ऑन। ये सारी चीजें कॉमन होती हैं हर 5 ईयर प्लान के अंदर। तो ये सारी चीजें प्लानिंग ऑब्जेक्टिव के अंदर आती हैं। देन यहां पर हमने इसके एग्जांपल पहले ही समझ लिए कि ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज को बढ़ाना, एंड सो ऑन। ये सारी चीजें प्लानिंग ऑब्जेक्टिव के अंदर आती हैं। देन प्लान ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? अब दे आर दी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स व्हिच कैन बी अचीव्ड विद इन द 5 ईयर्स।
यानी कि अब कई 5 ईयर प्लान में, जैसे कि हमारे पहले इंडिया के 5 ईयर प्लान में कुछ चीजें स्पेसिफिक थी, दूसरे इंडिया के 5 ईयर प्लान में कुछ पर्टिकुलर चीजों पर हमारा फोकस ज्यादा था। तो ये सारी चीजें यहां पर हमारी आती हैं प्लान ऑब्जेक्टिव के अंदर, जो कि हम शॉर्ट टाइम पीरियड में भी अचीव कर सकते हैं। जैसे कि अब यहां पर वो सारी चीजें आएंगी जो गवर्नमेंट्स अलग अलग बोलती हैं। जैसे कि इस बार अगर आपने इलेक्शन के टाइम पर सुना हो तो जो दिल्ली में इलेक्शन हुए थे वहां पर केजरीवाल गवर्नमेंट जो थी, आपकी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट, उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव एक हमें बताया था कि यहां पर हम बिजली आपकी फ्री कर देंगे एंड सो। तो ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है जो कि एक स्पेसिफिक 5 ईयर प्लान के अंदर उन्होंने बताया था कि इन 5 सालों में हम इस काम को कर देंगे। बीजेपी ने, कांग्रेस ने अपने अलग अलग ऐसे ही कई अलग अलग बेसिकली अपनी चीजें उन्होंने बताई थी। तो ये सारी चीजें हमारी 5 ईयर प्लान के अंदर, आप इसे इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि कुछ ऐसी चीजें जो कि स्पेसिफिक होती हैं और प्लस वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर कवर करी जा सकते हैं, उन्हें कंप्लीट किया जा सकता है। ऐसे सारे हमारे गोल प्लान ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं और ऐसे सारे गोल जो लंबे चलते रहते हैं वो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव के अंदर फॉल करते हैं। सो दीज आर सम स्पेसिफिक गोल्स, they are vary from plan to plan, they are different in different 5 ईयर plan, simple। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इन शॉर्ट, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म गोल्स, प्लान ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म गोल्स। तो ये डिफरेंस था प्लानिंग और प्लान ऑब्जेक्टिव के अंदर। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका, कई बार पूछ लिया जाता है। तो उसके बाद अब अगला टॉपिक यहां पर हमारे सामने आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो अब लॉन्ग टर्म जो हमारे गोल्स हैं, यहां पर हम इन कुछ पर्टिकुलर गोल्स की बात करने वाले हैं, प्लान ऑब्जेक्टिव को नहीं, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव को यहां पर हम समझने वाले हैं। सो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से कुछ मेजर गोल्स हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडर्नाइजेशन। ऑफ कोर्स हर गवर्नमेंट ये कहती है कि हम मॉडर्नाइज करने की कोशिश करेंगे, आपको मॉडर्न बनाएंगे। इट रेफर्स टू अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, यूज ऑफ न्यू सर्विसेज, चेंज इन सोशल आउटलुक एंड सो ऑन। देन हर कंट्री ये भी हर गवर्नमेंट ये भी कहती है कि हम आपको सेल्फ रिलायंस बनाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट आपको हम बनाएंगे। तो सेल्फ डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? इट रेफर्स टू रिडक्शन इन डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स to those goods and services which can be produced within the country itself। ये टॉपिक कुछ समझने जरूरी है। कई बार आपके एमसीक्यूज ऐसे इन टॉपिक पे बन जाते हैं कि यहां पर आपको क्या दिख रहा है, सेल्फ रिलायंस दिख रहा है या फिर मॉडर्नाइजेशन दिख रही है एंड सो ऑन। तो सेल्फ रिलायंस या फिर सेल्फ डिपेंडेंट होने का क्या मतलब होता है कि आपकी कंट्री में जो चीज आप खुद प्रोड्यूस कर सकते हो वो बाहर से इंपोर्ट मत। ये भी गोल होता है हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग का, एक ये भी गोल होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल इसका उससे आप समझ सकते हो। हर बार जैसे अभी भी दिवाली आने वाली है तो हर बार ये मार्केट में ऐसे मैसेजेस चलते हैं दिवाली के आसपास कि से नो टू क्रैकर्स एंड मोर स्पेसिफिकली से नो टू चाइनीज क्रैकर्स और चाइनीज लाइट्स। ये क्यों होता है? क्योंकि हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। हर इकोनॉमी का ये गोल होता है कि जो चीज हम अपनी इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं वो हम बाहर से ना खरीदें। चाइना ऐसे कौन से पटाखे दे देगा जो आप इंडिया में नहीं बना सकते हैं? हालांकि ये तो करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल पोल्यूशन हमें नहीं करना चाहिए, बट स्टिल चाइना ऐसी कौन सी लाइट्स बना देगा जो इंडिया में नहीं बन सकती? इंडिया से खरीदो ना यार। तो इसीलिए ये सारी चीजें होती हैं। तो सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि कंट्री में जितनी कम से कम इंपोर्ट हम कर सकें, जो कम से कम चीजें बाहर से ला सकें, कम से कम पैसे हमारे बाहर जाएं, उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनने की भी यहां पर कोशिश करी जाती है कि जो चीजें हम अपने घर में खुद ही बना सकते हैं वो बाहर से क्यों लाएं। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ भी यहां पर अब जरूरी है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन एग्रीगेट आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड। बेसिकली हमारी जीडीपी का इंक्रीज होना। द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज जीडीपी। हर गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम जीडीपी बढ़ा देंगे कंट्री की, हर 5 ईयर प्लान के अंदर ये लिखा होता है। जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो बेसिकली यहां पर हमें क्या समझ आता है? जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहां पर आता है। प्रोडक्ट से कंफ्यूज मत हो जाना कि ये सिर्फ प्रोडक्ट की बात करता है, प्रोडक्ट इंक्लूड सर्विसेज ऑल्सो। तो आपकी कंट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स, जितनी भी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, उनका एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है। उस पर्टिकुलर अमाउंट को जब हम ऐड कर दें तो वो हमारी टोटल जीडीपी आ जाती है। तो बेसिकली जितनी प्रोडक्ट्स, जितने गुड्स और सर्विसेज आपकी कंट्री में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, उस को हम जीडीपी का नाम देते हैं।
तो हर किसी गवर्नमेंट का ये भी एम होता है, प्लानिंग का एक ये भी एम होता है कि हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करेंगे, अपनी जीडीपी को बढ़ा देंगे। हालांकि इस समय पर हमारी इकोनॉमी की जीडीपी अच्छी नहीं चल रही है। देन इक्विटी, इक्विटी क्या 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 मतलब होता है? इक्विटी रेफर्स टू रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ विच मींस अपलिफ्टिंग द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पर यार ये डिवीजन समझनी बहुत जरूरी है। कई बार आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होती है कि इक्वालिटी और इक्विटी सेम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पर इक्वालिटी मत लिख देना, इक्विटी ही आपका जवाब होगा। इक्विटी और इक्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। 1-2 मिनट ज्यादा लूंगा मैं आपके इस चीज को समझाने के लिए, पर आपके लॉन्ग टर्म ये काम आएगी इंफॉर्मेशन। तो इक्वालिटी क्या होता है यार, कि अगर हम जो भी हमारे सामने लोग हैं उनको इक्वली अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज इक्वालिटी। जैसे कि हमारे सामने अगर 5 बच्चे बैठे हैं और उन पांचों में से 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने काफी टाइम से कुछ नहीं खाया है, और 2 बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ही खाना खाया है। तो अब अगर हम सब में इक्वली एक एक टॉफी या एक एक सैंडविच बांट देंगे तो वो हो गया इक्वलिटी। बट इक्विटी क्या होगा कि जिस बच्चे ने काफी समय से कुछ नहीं खाया है, उसका एक सैंडविच से शायद कुछ ना बने, तो हम उसे 2 सैंडविच दे दें ताकि इक्विटी बने सोसाइटी में। बेसिकली वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करना, दिस इज इक्विटी। जितने लोग पहले से मौजूद हैं हमारे मार्केट में और जो एक पर्टिकुलर स्टेबल पोजीशन पर हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड ना करते हुए, या मतलब उनको मेजर फोकस में ना रखते हुए, मेजर फोकस उन लोगों पर होना जो कि उस जगह पर भी नहीं है अभी। यानी कि अब अगर मेरा एक हाथ यहां पर है, आई होप ये आपको दिख रहा होगा, हाँ, तो अगर अब मेरा एक हाथ यहां पर है और एक हाथ ये उससे ऊपर है, तो अगर मैं दोनों को इक्वली ऊपर बढ़ाऊंगा तो ये इक्वालिटी, ये इक्वालिटी है, ये इक्विटी नहीं है। पर वहीं अगर मैं बैलेंस की बात करूंगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करूंगा, तो वो ये होगा, वो इक्विटी होगा, जहां पर मैं जो वीकर पर्सन है उसे अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज इक्विटी एंड दिस इज इक्वालिटी। तो हमें इक्वालिटी नहीं चाहिए, हमें इक्विटी चाहिए। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अगला टॉपिक हमारे सामने आ जाता है, फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बिटवीन 1950 टू 1990। तो इस टॉपिक को हम समझते हैं। इससे पहले छोटा सा 2-3 मिनट का आप लोग ब्रेक ले लीजिए। काफी लंबे समय से आप सुनते आ रहे हैं वीडियो को, सो 2 मिनट का ब्रेक आपके लिए लेना जरूरी है। ओके, सो यस, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सो फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बिटवीन 1950 टू 1990। तो जैसे चैप्टर 1 के अंदर ओवरऑल हमने समझा था कि एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, हमारा ट्रेडिंग सिस्टम कैसा था, एंड सो ऑन। वही सारी चीजें अब यहाँ पर हम समझने वाले हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके का एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ओवरऑल था 1950 से 1990 के बीच में। तो सबसे पहले तो वहां पर लो प्रोडक्टिविटी थी। बेसिकली ये सारे चैलेंजेस थे जो इंडियन गवर्नमेंट, उस समय के इंडियन गवर्नमेंट को फेस करने पड़े थे एग्रीकल्चर सेक्टर में। प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज वेरी लो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। बेसिकली टेक्नोलॉजी ही नहीं थी उस समय पर हमारी इतनी, तो प्रोडक्टिविटी भी उस वजह से कम थी। फार्मर्स वर नॉट अवेयर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्टिव फार्मिंग। बेसिकली जिस जैसे हमारी अच्छी फार्मिंग हो सकती है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि इरिगेशन की फैसिलिटी उस समय पर थी ही नहीं। वो नए नए मेथड्स ही उन्हें नहीं पता थे। ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम ज्यादा जल्दी उसको खोदने के लिए जमीन को, ये सारी चीजें उन्हें पता ही नहीं थी। तो इस वजह से भी हमारी लो प्रोडक्टिविटी वहां पर थी। दूसरा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर थी। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है कि छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट, आप इसे बोल सकते हो कि यहां पर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि कोई पर्सन जो आपको दिख रहा है कि वो एम्प्लॉयड है, पर असल में वो अनएम्प्लॉयड ही। इट इज द सिचुएशन ऑफ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। In India, joint family system is popular, where members of a single family engaged on a piece of land is much more than what is actually needed. यानी कि अगर मान लीजिए एक जमीन पर काम करने के लिए सिर्फ 5 लोगों की जरूरत है, तो वहां पर फैमिली के सारे ही मेंबर लगे हैं। और उस समय पर फैमिली के मेंबर भी ज्यादा हुआ करते थे, जॉइंट फैमिली साथ में भी रहा करती थी। तो
यहाँ पर जितने फैमिली के मेंबर हैं अपनी ही उसी छोटी सी लैंड में सारे ही लगे पड़े हैं काम करने में, वहां पर जरूरत ही नहीं है सबकी। तो दिस इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि जो लोग हमें एम्प्लॉयड दिख भी रहे हैं, अब जहां पर जरूरत ही 5 लोगों की है और बाकी के 5 लोग तो ऑब्वियसली वहां पर डिसगाइज्डली या फिर हिडन अनएम्प्लॉयड ही हुए ना, क्योंकि वो लग तो रहे हैं कि वो एम्प्लॉयड है पर असल में उनकी वहां पर जरूरत ही नहीं है। सो दिस इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि उन 5 पहले लोगों को छोड़कर बाकी के जो 5 लोग उस लैंड पर लगे हुए हैं, वी विल से कि वो लोग एक्चुअली में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं। देन थर्ड हमारे सामने पॉइंट आता है लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो ये बहुत मेजर एक पॉइंट है। उस समय पर क्या होता था कि जो लैंडलॉर्ड है यानी कि जिसकी वो जमीन है, और जो टेनेंट है यानी कि जो वहां पर एक्चुअली में काम करता है, जो जो लेबरर है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता। और कॉन्फ्लिक्ट क्या था कि बहुत जो जो इनकी बेसिकली लैंड है उसके ऊपर सबसे ज्यादा मेहनत किसकी है काम करने की, टेनेंट की, जो कल्टीवेटर है, जो टेनेंट्स है, जो असल में वहां पर काम करते हैं, वो जो टेनेंट होते हैं वो सारी मेहनत अपनी लगाते हैं, पर जितना पैसा उनको मिलता था वो सारा पैसा लैंड ऑनर्स ले जाते थे उनसे। तो बेसिकली प्रॉफिट यहां पर सिर्फ लैंड ऑनर्स का ही होता था, और इस सारे सिस्टम की वजह से हमारा जो लैंड पर काम करने वाला व्यक्ति था, जो हमारा लेबरर था, वो पिस जाता। तो ये कंफ्लिक्ट था वहां पर। एक ये भी फीचर था इंडियन एग्रीकल्चर का उस समय पर कि लैंड लॉर्ड और जो लैंड पर काम करने वाले लोग हैं, जो टेनेंट्स हैं, जो कल्टीवेटर्स हैं, उनके बीच में बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट वहां पर चलता था। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी हमारी ऑब्वियसली यहां पर थी, जो हमने पहले पॉइंट के अंदर भी समझा है, टेक्नोलॉजी हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। लैक ऑफ फाइनेंस, जब वहां पर एजुकेशन नहीं थी, लो प्रोडक्टिविटी थी, तो फाइनेंस कहां से, पैसे भी नहीं थे किसी के पास, पॉवर्टी थी, इतनी ज्यादा गरीबी थी वहां पे, तो फाइनेंस भी नहीं था। मतलब कोई पर्सन ऐसा भी नहीं था जो वहां पर कह दे कि चलो मैं यहां पर ये काम करवा देता हूं कि आप अच्छे सीड्स ले आओ, अच्छी अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी वहां पर आपकी हो जाए, या अच्छी टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट कर लें। फाइनेंस की भी कमी थी। डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, वहां पर डिपेंडेंस थी अपने रेनफॉल के ऊपर, क्योंकि इरिगेशन की फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। इरिगेशन का मतलब आपको पता होगा, बेसिक अपनी एसएसटी साइंस में पढ़ते आ रहे होंगे बचपन से। तो इरिगेशन क्या होता है कि वाटर बेसिकली आपका आपके पास मौजूद होना थ्रू थ्रू इट एन आर्टिफिशियल मेथड ऑल्सो, यानी कि सिर्फ आप बारिश पर डिपेंड ना रहो अपनी अपनी प्रोडक्शन के लिए, आप इरिगेशन की फैसिलिटी से अपने आप भी आपको वहां पर पानी मिल सकता है अपने हिसाब से। ये फैसिलिटी भी वहां पर नहीं थी, इरिगेशन की फैसिलिटी थी ही नहीं, तो फार्मर्स को ज्यादातर अपने वाटर की नीड्स के लिए सिर्फ रेनफॉल पर ही डिपेंड करना पड़ता था। तो इसकी वजह से भी एग्रीकल्चर सिस्टम की हालत बुरी थी। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि एग्रीकल्चर सिस्टम हमारा किस तरीके का था ऑन ऑन द टाइम ऑफ 1950 टिल 1990। तो लो प्रोडक्टिविटी वहां पर थी, डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर थी, लैंडलॉर्ड और हमारे टेनेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी थी, फाइनेंस की भी कमी थी, और रेनफॉल पर मेजरली डिपेंड होना पड़ता था एक फार्मर। इसके बाद अब यहां पर हमने ये समझना है कि बेसिकली इसे ऐसे समझो कि 3 तरीके के अब रिफॉर्म हुए। ये सारी दिक्कतें हैं, इनमें से कोई भी एक पॉजिटिव पॉइंट यहां पर नहीं है, ये सारी दिक्कतें थी जो एग्रीकल्चर सिस्टम उस समय पर हमारा झेल रहा था। तो अब एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए यहां पर क्या हुआ, मेरी राइटिंग को थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, मुद्दे की चीजों पर फोकस करना, राइटिंग ऐसी सी ही है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मेजरली 3 तरीके के रिफॉर्म्स करे गए। सबसे पहले तो कुछ टेक्निकल रिफॉर्म करे गए, देन कुछ हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करे गए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म को लैंड रिफॉर्म भी हम कह सकते हैं, और देन तीसरे जो तरीके के रिफॉर्म करे गए वो थे कुछ जनरल रिफॉर्म। तो कुछ आम रिफॉर्म जिसके अंदर मेजरली काफी सारी चीजें इंक्लूड हम कर लेते हैं, और कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो कि सिर्फ लैंड से ही संबंधित थे, और कुछ टेक्निकल रिफॉर्म वहां पर किए गए थे। तो इस 3 तरीके से एग्रीकल्चर सिस्टम को बदलने की कोशिश करी गई थी, एक टेक्निकल रिफॉर्म, दूसरे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, तीसरे जनरल। तो अब सबसे पहले समझते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स को। तो टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर क्या हुआ था कि आपकी HYV सीड्स का इस्तेमाल करना चालू कर दिया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HYV सीड्स? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स इसका नाम होता है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो सिंस 1965 जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया था हमारी इंडिया में, तब से HYV सीड्स ने रिप्लेस कर लिया था हमारे ट्रेडिशनल वैरायटीज। HYV seeds have caused rise in crop productivity.
HYV सीड्स की वजह से क्रॉप की प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ गई थी, ज्यादा क्रॉप्स कम समय में उगने लगे थे। तो HYV सीड्स का इस्तेमाल करना चालू कर दिया था टेक्निकल रिफॉर्म के अंतर्गत। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है आगे डिटेल में समझने वाले हैं हम, पर ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर मेजरली HYV सीड्स को ही इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यहां पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हम करने लग गए थे। काफी सारी अपनी चीजों के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से भी हमारी क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ गई थी। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज कंसिडरेबली इंक्रीज्ड ओवर टाइम। अब ये इसका जो यूज है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। पहले तो कुछ स्पेसिफिक जगह पर ही ये मौजूद था, धीरे धीरे पूरी इंडिया में इसके बारे में अवेयरनेस हुई, पर अब इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हैं जो आगे हम बाद में पढ़ेंगे। तो बेसिकली टेक्निकल रिफॉर्म के अंतर्गत वहां पर क्या किया गया। और एक और चीज यार, रिफॉर्म का मतलब आपको पता होना जरूरी है। रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंजेस। कहीं आपको बेसिक ही पता ना हो तो आप समझ नहीं पा रहे होगे रिफॉर्म क्या होता है। रिफॉर्म मतलब चेंजेस। तो टेक्निकल रिफॉर्म्स यहां पर हुए थे, मतलब कि टेक्निकल कुछ चेंज उन्होंने किया एग्रीकल्चर सिस्टम में, जैसे कि HYV सीड्स का इस्तेमाल करना चालू कर दिया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। पहले सिर्फ नॉर्मल ही फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता, जैसे कि खाद वगैरह सिर्फ डाली जाती थी। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स भी वो लोग डालने लग गए थे अपने फार्म्स वगैरह में। देन थर्ड पॉइंट, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। जो वहां पर हमारी और कई इंसेक्ट्स हैं या जो ऐसी कई क्रॉप होती है जिसको उखाड़ना होता है, अगर आपको बेसिक पता हो फार्मिंग का, तो उन्हें उखाड़ के अलग करना होता है अपनी मेजर क्रॉप से, ताकि वो सही से ग्रो कर सके। तो ये काम को भी आसान कर दिया था इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स ने। ये उसके ऊपर छिड़क दो इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स, तो ये काम अपने आप ही आपका हो जाएगा। जो भी अनवांटेड आपकी क्रॉप होती है, जो एरिया होता है, वो आपका अपने आप ही वहां पर खत्म हो जाता है। तो इंसेक्ट्स वगैरह को दूर रखने के लिए, क्रॉप्स को डिजीज फ्री रखने के लिए आपके इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को भी इस्तेमाल किया जाने लगा। देन मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन वहां पर अब आपका हो गया, जैसे कि ट्रैक्टर्स का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, वाटर पंप्स वहां पर आपके लग गए थे, हार्वेस्टर्स का इस्तेमाल होने लगा था। तो ये मतलब एक मैकेनाइज्ड आपका मीन्स ऑफ कल्टीवेशन वहां पर हमने अडॉप्ट कर लिया था। मैकेनाइज्ड का क्या मतलब होता है, मशीनों वाला। अभी तक सारी चीजें लोग हाथों से करते थे। आपने देखा होगा कि बैल चल रही होती थी आगे आगे, और बैलों के पीछे वो बहुत बड़ी सी कोई चीज बांधी होती थी जिसके थ्रू वो हम खोदते रहते थे अपनी लैंड को। ये काम अब बैल को वहां पर सब्स्टिट्यूट करके ट्रैक्टर करने लगा। ऐसे ही रेनफॉल पर डिपेंडेंस जो थी उसकी जगह वाटर पंप्स का इस्तेमाल वहां पर होने लगा एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें यहां पर हमें समझ आई टेक्निकल रिफॉर्म के अंदर, कि टेक्निकल रिफॉर्म जो वहां पर हुए, टेक्निकल लेवल पर जो चेंजेस किए गए वो कुछ ये थे कि HYV सीड्स का इस्तेमाल करना चालू कर दिया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना चालू कर दिया, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना चालू कर दिया, और मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन को इस्तेमाल करने लगे। मतलब कि इंसानी मेहनत से ज्यादा अब मशीनों पर हम शिफ्ट होने लगे थे। उसके बाद तो ये थे हमारे टेक्निकल रिफॉर्म, ये यहां पर हमने समझ लिए। तो टेक्निकल रिफॉर्म हम समझ चुके हैं। अब अगला टॉपिक यहां पर क्या है, हमारे कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म या फिर हमारे लैंड रिफॉर्म्स। तो अब क्या होते हैं ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म या फिर लैंड रिफॉर्म्स। सो इंस्टीट्यूशनल और लैंड रिफॉर्म्स में सबसे पहली चीज तो ये थी कि एबोलिशन ऑफ मीडिएटर्स, यानी कि मीडिएटर्स को खत्म करने की यहां पर अब हम कोशिश करने लगे थे। तो लैंड रिफॉर्म में मतलब कि जमीन से रिलेटेड सारे रिफॉर्म, जमीन से रिलेटेड जो जो चेंजेस किए गए वो सारे लैंड रिफॉर्म के अंदर हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये किया गया कि जो भी मीडिएटर्स थे, जो भी बीच का वो थर्ड पर्सन था, उसे निकाल दिया गया, जो मिडल मैन था। एबोलिशन ऑफ मीडिएटर्स लाइक जमींदार्स बिटवीन द कंज्यूमर एंड द एक्चुअल टेलर ऑफ द सॉइल। This has been done with a view that to stop exploitation of the cultivator, because mediators pay lower price to the farmers and charge higher price from the customers. इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। मान लीजिए कि एक फार्मर आपके आसपास कोई खेती कर रहा है, और उस फार्मर ने अपनी पूरी मेहनत से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट आलू उसने उगाया है। तो अब आप उससे, जो एक दुकानदार होता है, जो मिडल मैन होता है, जो जमींदार आप उसे नाम दे सकते हैं, अगर वो एक जो बीच का मिडल मैन है, वो उस फार्मर से खरीदने जाएगा तो वो आलू उससे मतलब पर केजी के हिसाब से मान लीजिए खरीदेगा 4 रुपए के हिसाब से। पर वो हम लोगों से, कंज्यूमर से कितने चार्ज करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। 10, 15, 20, 30, 40 जितने मर्जी वो चार्ज कर सकता है।
बेसिकली वो फार्मर से सस्ते में खरीदता था और हमें आगे कंज्यूमर को महंगे में बेचता था। इसमें अल्टीमेटली पिसता कौन था? हमारा फार्मर पिसता था। हम लोग तो फिर भी खरीद लेंगे, बेचारा फार्मर से वो बहुत सस्ते में सारी चीजों को ले जाया करता था। तो अब यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया, इन मीडिएटर्स को खत्म करने की कोशिश करी कि जो असल में जमीन पर काम कर रहे हैं वो सीधा आकर कंज्यूमर को भी तो दे सकते हैं। तो एबोलिशन ऑफ मीडिएटर यहां पर हुआ, ये सबसे पहला लैंड रिफॉर्म था। दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वहां पर हुई, जिसको लैंड सीलिंग का नाम भी दिया गया। For the purpose of redistribution of land, the governments of different states passed laws of fixing ceilings on land holdings. The purpose of ceiling law was to take away land in excess of prescribed ceilings from the landowners and distribute it among the landless laborers. All right. तो अब यहां पर क्या हुआ, लैंड सीलिंग का क्या मतलब होता है कि मान लेते हैं आपके पास बहुत ज्यादा जमीन है, बहुत आपके पास जमीन पड़ी हुई है जिसका कोई काम भी नहीं, और वहीं एक लेबरर ऐसा है जो कि काम को करना चाहता है पर उसके पास जमीन नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, हर किसी स्टेट ने अपने अपने हिसाब से एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि भाई साहब इससे ज्यादा लैंड कोई रख ही नहीं सकता अपने पास। आपके पास जितनी लैंड अगर इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा होगी तो वो गवर्नमेंट जब्त कर लेगी, और फिर गवर्नमेंट उसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती थी उन लेबरर्स के अंदर, ताकि वो उस पर काम कर सके और कमा सके। दिस इज लैंड सीलिंग, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने लैंड को। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ रेंट, वहां पर रेंट का रेगुलेशन होता था। तो रेंट मतलब क्या कि अब मान लीजिए आपकी लैंड है, ये पर्टिकुलर एक लैंड है जिस पर कि आपने खेती करवानी है, आपको तो करनी नहीं आती है, आप एक जमींदार हो, आपकी लैंड है, आप लैंड के ऑनर हो, आपने एक कल्टीवेटर को रख लिया, पर आपने उससे महीने का चार्ज ही कर लिया कि भाई साहब तू मुझे देगा 30-40 हजार रुपए महीने का, और वो बेचारा महीने का कमाता ही 15-20 हजार, तो उसके पल्ले क्या ही बचेगा। तो इसीलिए यहां पर रेगुलेशन करा रेंट का कि इससे ज्यादा आप रेंट नहीं ले सकते हो। टू स्टॉप एक्सेसिव एंड इलीगल extortion from the cultivators, rent has been fixed by the government. It does not exceed 1/3 value of the crop. अब उन्होंने क्या कर दिया कि जितने की आपकी क्रॉप वहां पर प्रोड्यूस होगी उसका सिर्फ 1/3 ही आप रेंट ले पाओगे। मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर अमाउंट पहले ही आपने बता दिया कितना रेंट आपने देना है, ऐसा नहीं। जितने की क्रॉप आपकी उगेगी पूरे उस महीने में, उसका 1/3 अमाउंट जितना भी बनता है सिर्फ उतना ही रेंट आप ले सको। उसके बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग और कोऑपरेटिव फार्मिंग यहां पर चालू करी। तो इस चीज से क्या हुआ, कोऑपरेटिव फार्मिंग जैसे शब्द से आप समझ सकते हो, सिंपल सा आपका टॉपिक है कि फार्मर्स को यहां पर इंकरेज किया जाने लगा कि आप एक स्मॉल ग्रुप अपना बना। कोऑपरेटिव फार्मिंग encouraged to benefit the small groups of farmers. It increases the bargaining power of small farmers in the competitive market structure। कि अगर अलग अलग कोई जाता है मार्केट में अपनी चीजों को बेचने, तो उसका एक अलग अलग दाम हो सकता है। तो इससे अच्छा कि आप कॉर्पोरेट फार्मिंग करो, कलेक्टिव बार्गेनिंग करो, एक साथ आप मार्केट में जाओ और एक ही लगभग सिमिलर सा आप प्राइस वहां पर जाकर बताओ। तो इस चीज ये बेसिकली एक और रिफॉर्म वहां पर किया गया था लैंड के हिसाब से। तो लैंड रिफॉर्म्स के अंदर हमने क्या समझा, एक तो मीडिएटर्स को हटा दिया, बीच में से मिडलमैन को हटा दिया। दूसरा लैंड को सील कर दिया, लैंड मतलब लैंड सीलिंग वहां पर होने लगी कि इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा की लैंड होल्डिंग्स आप नहीं रख सकते हो, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी फार्मर्स में जो वहां पर असल में काम कर सकते हैं, उन लोगों में जिनके पास लैंड ऑलरेडी नहीं है। देन रेगुलेशन ऑफ रेंट, जितने की क्रॉप्स प्रोड्यूस होंगी उसका 1/3 रेंट ही आप दे सकोगे। देन कलेक्टिव बार्गेनिंग वहां पर अनाउंस करवाई गई, एंकरेज करवाया गया फार्मर्स को कि ऐसे करने से अच्छा कलेक्टिवली अपने काम को करो, तो आपकी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाएगी। तो ये थे कुछ हमारे लैंड रिफॉर्म्स, तो ये भी हमने समझ लिए। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, हमारे आते हैं अगले कुछ जनरल रिफॉर्म्स। तो जनरल रिफॉर्म्स के अंदर अब कुछ मतलब कॉमन रिफॉर्म्स हम समझते हैं जो कि किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज हुई थी। इरिगेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है अपने लैंड के किसी भी काम के लिए। इरिगेशन फैसिलिटी बहुत मेजर वहां पर अपना रोल प्ले करती है। तो एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, several major and minor irrigation projects now has been launched across the different parts of the country with view to enhance and stabilize the productivity in agriculture sector।
बेसिकली रेनफॉल पर, ताकि डिपेंडेंट ना होना पड़े हमारे फार्मर्स को। तो इसकी वजह से इसके लिए इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर करी गई। देन प्रोविजन ऑफ क्रेडिट्स यहाँ पर करा गया। अब क्योंकि यहाँ पर हमारी क्या क्या दिक्कतें थी, आप अगर इन चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा कि जो ये दिक्कतें हमने पढ़ी हैं कहीं ना कहीं इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए ये सारी चीजें हो रही थी। तो यहाँ पर ये कौन सी दिक्कत को दूर कर रहा है, ये वाला हमारा पॉइंट, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, हमारी लैक ऑफ फाइनेंस की दिक्कत को दूर करने के लिए ये पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये जो दूसरा पॉइंट था एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, ये हम किस लिए पढ़ रहे हैं, ये जो यहाँ पर हमने देखा था कि डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, इस पॉइंट को कवर करने के लिए, ठीक करने के लिए ये यहाँ पर अनाउंस करवाया गया था। फाइन, तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड और बहुत प्रैक्टिकल है। तो बेसिकली अब प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का क्या मतलब होता है, लोन देना चालू कर दिया था फार्मर्स को। मैनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, रेगुलेशन, रीजनल रूरल बैंक्स एटसेट्रा प्रोवाइड क्रेडिट टू पुअर फैमिलीज एट चीप इंटरेस्ट रेट्स। नाबार्ड का नाम आपने सुना होगा, इसके अंतर्गत ये हुआ था। सो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड टू इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट फैसिलिटीज टू द फार्मर्स एट नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल पर एक नाबार्ड आपका ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई थी, एक ऐसा इंस्टीट्यूट आपका बना दिया गया था, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि इन सभी चीजों को मॉनिटर करती थी कि कोई भी बैंक है, कोई भी आपका कमर्शियल बैंक है या रूरल, रीजनल रूरल आपके बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये सारे ही इंस्टीट्यूट्स एक लैंडलेस लेबर्स को, या फिर जो भी बेसिकली वो पर्सन है, जो भी वहां पर फार्मर्स हैं जिनको की क्रेडिट की जरूरत है, लोन की जरूरत है, उन पुअर फैमिलीज को चीप इंटरेस्ट रेट पे, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करवाए जाए। ये नाबार्ड के अंतर्गत यहां पर हुआ था, 1982 में ये बनाई गई थी। देन प्राइस सपोर्ट पॉलिसी भी यहां पर हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी क्या थी, आप लोगों को इसके बारे में पता होगा, बेसिक अपनी एसएसटी में आपने जरूर इसके बारे में समझा होगा। आई थिंक योर 8th क्लास में भी, और 7th और 8th क्लास एमएसपी के बारे में आपने वहां पर समझा होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सो टू मोटिवेट फार्मर्स to increase their income from the output, it is necessary to protect them against uncertainty of the market through the price support policy, properly known as the minimum support price, यानी कि MSP, which guarantees minimum price to the farmers for their production। अब कई बार क्या होता है यार कि एक फार्मर ने बहुत सारे अपनी क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर दिया, पर उसका कोई खरीदार ही नहीं, या फिर कोई वहां पर ऐसी सिचुएशन बन गई कि अब इस क्रॉप की वैल्यू ही नहीं रही है, या फिर वैल्यू मार्केट में इसकी कम हो गई है, डिमांड इसकी नहीं रही है, सोनी कोई भी रीजन उसका हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से फार्मर को बचाने के लिए, या उसके माइंड में जो इनसिक्योरिटी रहती है कि मैं इतनी मेहनत करके प्रोड्यूस करूंगा तो क्या मुझे इसका इतना रेट मिलेगा भी मार्केट में, या मुझे कोई एक्सप्लॉइट तो नहीं कर लेगा कि मुझसे सस्ते में आकर ले जाए चीजों को, इन सारी चीजों से फार्मर्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने उस समय पर एमएसपी को इंट्रोड्यूस करवाया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें कि उन्हें तसल्ली हुई, जैसे कि लेट्स से कि अगर 1 किलो अगर हम आलू की बात करें तो 10 रुपए पर केजी के हिसाब से, जस्ट एक एग्जांपल है ये, कि 10 रुपये पर केजी के हिसाब से गवर्नमेंट हमेशा ऑफर करेगी, और कोई ले ना ले, और चाहे बाहर आपको बिके ना बिके, गवर्नमेंट रेडी है आपसे ये सामान आपका खरीदने के लिए, आप उगाओ 10 रुपए पर केजी के हिसाब से तो हम आपसे खरीद लेंगे, ये गवर्नमेंट ने उन्हें कहा था थ्रू एमएसपी, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम आपको देंगे 10 रुपए, अगर और कोई आपसे नहीं मिलेगा तो हम आपसे खरीद लेंगे। और गवर्नमेंट ये क्यों खरीदती है, ये जवाब आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, जरूर बताना मुझे, ये आपने अपनी बेसिक एसटी में पढ़ा है, गवर्नमेंट ऐसा काम क्यों करती है और क्यों खरीदती है इस चीज को। अगर आपको इसका जवाब पता है तो जरूर मुझे बताना कि क्यों गवर्नमेंट इसे खरीदती है। #ask लिख के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, सो पार्ट 1 के लिए इतना बहुत है। बाकी के टॉपिक्स जो हमारे बचे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, आईपीआर एंड देन ट्रेड पॉलिसी इंडिया की किस तरीके की थी, वो सारी चीज़ें अब अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे। पार्ट 2 का लिंक आपको ऊपर आई आइकन में दिख रहा होगा, अगर वहाँ पर नहीं भी दिख रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लो, पार्ट 2 का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सो यस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। नाउ इट्स ऑल योर वर्क। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इसे ज़रूर कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर वैल्यूएबल व्यूज़ इन कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।